स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल एंड एनएससी जेएस का कोर्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनएससी जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका बहुत हाई वेटेज है, तो इस टॉपिक को अपन कंसाइज कर पढ़ेंगे जितना एनएससी जेएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है उतनी सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगी ताकि ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो अगर मैं यहां पर चैप्टर के नाम को डिस्कस करूं बच्चों, तो यहां पर दो वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब हो गया लाइफ, क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब हो गया किसी भी चीज को ग्रुप्स के अंदर डालना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज। तो जो सिमिलर है उनको एक तरफ रख दो और जो डिससिमिलर है उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन। ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चों, हम हर चीज को क्लासिफाई कर ही रखते हैं। जैसे आप अपनी नोटबुक्स का एक अलग सेक्शन रखते हो, होमवर्क अलग, आपकी क्लासवर्क कॉपी अलग, आपके कपड़ों को आप क्लासिफाई करके रखते हो। तो क्लासिफिकेशन हमारी एक बेसिक हैबिट है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, हम चीजों को हमेशा ग्रुप्स के अंदर डालते हैं। अब यहां पर जब हम मिलियंस ऑफ स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड लाइफ फॉर्म्स में भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लू व्हेल या टॉल ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस की अगर बात करते हैं, तो यहां पर क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज बिना क्लासिफिकेशन के आप इतनी सारी स्पीशीज को प्रैक्टिकली पढ़ ही नहीं सकते। तो दैट इज बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की लाइफ फॉर्म को पढ़ने के लिए हमने उन्हें कैसे कैसे क्लासिफाई करा है, किन किन ग्रुप्स के अंदर रखा है, उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, राइट? इट इज बेसिकली ग्रुपिंग। ओके, अब जब पहली बार साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, तो अगर मैं प्रिमिटिव वर्क की बात करूं बच्चों, तो प्रिमिटिव वर्क जो था वो नॉन साइंटिफिक था। इकोनॉमी के बेस पर, अपनी यूज के बेस पर साइंटिस्ट ने या ह्यूमन बींग्स ने चीजों को क्लासिफाई करा। एनसीईआरटी बोलती है पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। इट वाज डन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कैसे क्लासिफाई किया? उसने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ले लिए, कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ बेसिक चीजें जो देखी उन्होंने। बेसिकली उन्होंने मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया। उन्होंने मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। उन्होंने डिवाइड किया, जो ग्रुप्स उन्होंने बनाया, वन वाज प्लांट एंड द अदर वाज एनिमल। अब प्लांट्स में उन्होंने क्या किया, उनको जैसे प्लांट्स दिखे, उन्होंने उस बेसिस पर प्लांट को थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। वो थ्री ग्रुप्स थे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब्स में उन्होंने किसको रखा? आप जानते हैं हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, सॉफ्ट सी ग्रीन कलर की, जैसे आपने देखा होगा मिंट के केस में। श्रब्स कैसे होते हैं? होते ये भी शॉर्ट प्लांट्स ही हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और इनकी जो मेन स्टेम है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है, बट कैसी हो जाती है? ब्राउन कलर की हो जाती है। वो होते हैं श्रब्स, जैसे कि तुलसी। ट्रीज आप सबको मालूम है, टॉल ट्रीज जिनके ट्रंक बहुत ज्यादा वाइड है, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी, जो उनको एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखा, उसके बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करा। एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। और उन्होंने यहां पर दो ग्रुप्स बना दिए और दो ग्रुप्स के नाम उन्होंने बहुत ही यूनिक रखे। एक उन्होंने रखा एनाइमा और एक उन्होंने रखा इनाइमा। एनाइमा का मतलब हो गया विदाउट आरबीसी और इसका मतलब है विद आरबीसी।
तो एनिमल्स को उन्होंने आरबीसी के बेसिस पर क्लासिफाई करा और प्लांट्स को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्रीज। बट ये पहला साइंटिफिक वर्क था, एरिस्टोटल का जो वर्क था वो फर्स्ट साइंटिफिक वर्क था। उससे पहले जितना भी काम हुआ था बच्चों को सारा कैसा था, वो सारा नॉन साइंटिफिक वर्क था। मूविंग फर्दर, अब जैसे जैसे साइंटिस्ट पढ़ते चले गए, उनको इन डेप्थ नॉलेज होती चली गई, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहां पर उन्होंने किंगडम्स बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या बनाए, किंगडम्स। आप टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं, आपको टैक्सोनॉमी का बेसिक आइडिया होगा। तो वहां पर जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की चलती है वो कैसी चलती है, केपीसी ऑफ जीएस। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, केपीसी ऑफ जीएस, या फिर किंग्स प्ले कार्ड्स ऑन फ्लैट ग्रीन स्टूल, जिसमें सबसे बड़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है किंगडम, फिर इट इज डिवाइडेड इनटू फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर है जीनस, फिर है स्पीशी। तो यहां पर सबसे बड़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है किंगडम, और सबसे छोटा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है स्पीशी। तो अब साइंटिस्ट ने क्या करा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, यहां पर कैरोलस लीनियस, जिनका एक्चुअल नेम कार्ल वॉन लिन है। ठीक है, अब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या करा, इन्होंने सेल वॉल को एक बेस बना लिया क्लासिफाई करने के लिए, और इन्होंने दो किंगडम्स दिए। टू किंगडम है तो इन्होंने दो किंगडम दिए। पहला किंगडम दिया इन्होंने किंगडम प्लांटे, और दूसरा इन्होंने दे दिया किंगडम एनिमेलिया। अब यहां पर किंगडम प्लांटे के अंदर इन्होंने डेफिनेटली सारे प्लांट्स को डाल दिया, इन्होंने फंजाई को डाल दिया, बैक्टीरिया को डाल दिया, इन्होंने यहां डाई एटम्स को डाल दिया। जिसके पास भी सेल वॉल थी सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया। एनिमेलिया के अंदर इन्होंने मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, प्रोटोजोन्स को डाल दिया। क्या आपको ये क्लासिफिकेशन ठीक लग रहा है? क्या ये एक करेक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। इसके ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स कैसे है, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर प्रोकैरियोट्स जो है यूकैरियोट्स के साथ हैं, यहां पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर साथ है। यहां पर भी अगर आप देखोगे प्रोटोजोन्स यूनिसेल्यूलर है और बाकी एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर है। तो यहां पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे टू सिस्टम क्लासिफिकेशन के, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ कैरेक्टर्स को लिया गया था टू क्लासिफाई, यहां पर सेल वॉल को बेस ले लिया। मे बी कैरोलस लीनियस अगर और कैरेक्टर्स को इसमें ऐड कर क्लासिफिकेशन करते तो ये शायद कुछ बेटर क्लासिफिकेशन बनाते, बट ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक। बट ये एक लैंडमार्क एस्टैब्लिश हुआ, इसने एक बेस एस्टैब्लिश किया फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन। तो इसी को बेस बनाकर नेक्स्ट सिस्टम जो आया दैट वाज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, इन्होंने बोला कि लीनियस ने जो किया है वो ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें उनकी ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूं। तो उन्होंने बोला कि यस किंगडम प्लांटे है, यस किंगडम एनिमेलिया है, बट इन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा। अब इन्होंने क्या करा, प्लांटे के अंदर सारे मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स को डाल दिया, एनिमेलिया के अंदर सारे मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स चले गए। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या करा, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को डाला। ठीक है, यहीं पर इन्होंने बैक्टीरिया को डाल दिया और यहीं पर इन्होंने फंजाई को डाल दिया। तो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया तो यहां पर जस्टिफिएबल हो गए कि यहां पर सारे राइट ऑर्गेनिजम्स चले गए।
बट किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं थी, बट दिस वाज द वर्क डन बाय अर्नस्ट हैकेल, और ये भी एक बेस एस्टैब्लिश हुआ फॉर द नेक्स्ट किंगडम। तो नेक्स्ट किंगडम जो हमारे सामने आया दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपलैंड, एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड। उन्होंने बोला सब ठीक है, मेरे को सब मंजूर है, किंगडम प्लांटे बिल्कुल सही, किंगडम एनिमिलिया अपनी जगह सही है, किंगडम प्रोटिस्टा इज ऑल्सो राइट। इन्होंने एक फोर्थ किंगडम इंट्रोड्यूस करा दैट इज किंगडम मोनेरा। अब यहां पर क्या हुआ, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स चले गए, मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया चले गए, एनिमेलिया के अंदर सारे मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे जो कि हीट्रोट्रॉफिक थे, किंगडम प्लांटे के अंदर सारे मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स थे। लेकिन को प्लांट की सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि इन्होंने फंजाई को वापस से प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया। अब ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आया दैट वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है, इसी को हम राइट मानकर, बिल्कुल करेक्ट मानकर, इसी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फंजाई के लिए एक नया किंगडम ही इंट्रोड्यूस कर दिया दैट वाज किंगडम फंजाई। तो उन्होंने बोला कि प्लांटे के अंदर फंजाई फिट नहीं हो रहा, तो फंजाई के लिए एक अलग ही किंगडम बना दो दैट इज किंगडम फंजाई। सो दिस वाज बेसिकली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब R.H. विटेकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, उन्होंने सारे किंगडम्स को अपने एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के हिसाब से प्लेस किया। सबसे बॉटम पे उन्होंने रखा किंगडम मोनेरा, फिर उन्होंने रखा किंगडम प्रोटिस्टा, then he placed kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. So this was basically the five kingdom classification. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है दैट व्हाट वाज द बेसिस, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज द बेस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? तो यहां पर सबसे पहला बेस जो R.H. विटेकर ने अपने माइंड में रखा था दैट वाज सेल टाइप, या फिर आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर का मतलब है सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फिर इन्होंने रखा हैलस ऑर्गेनाइजेशन। हैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल या ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट phylogenetic relationship. So this was basically the base of 5 kingdom classification. अब यहां पर इसको कोरिलेट करके देखें तो किंगडम मोनेरा जो है, इट इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया. जितने भी प्रोकैरियोट्स नोन है वो सारे यहीं आएंगे. ठीक है, डेफिनेटली ये बैक्टीरिया है तो ये यूनिसेल्यूलर होगा. इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहां पर डाइवर्स न्यूट्रिशन आपको मिलेगा. यहां पर आपको कीमो ऑटोट्रोपिज्म मिलेगा, साथ साथ में आपको यहां पर हीट्रोट्रॉफिक मोड भी मिलेगा. और इस हीट्रोट्रॉफिक मोड में आपको सिम्बाइटिक मोड भी मिलेगा, आपको सैप्रोट्रोफिक मोड भी मिलेगा, और साथ साथ में आपको डिकम्पोजर्स भी मिलेंगे, सैप्रोट्रोफ्स भी मिलेंगे. किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बारे में बात करें तो यहां पर सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो अगेन यहां पर आपको डाइवर्स मोड मिलेगा. यहां पर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड भी मिलेगा, यहां पर आपको हीट्रोट्रॉफ मोड भी मिलेगा. हीट्रोट्रॉफ में अगेन आपको पैरासिटिक भी मिलेगा और साथ साथ में आपको यहां पर सैप्रोट्रोफ्स भी मिलेंगे. किंगडम फंजाई के बारे में बात करूं यहां पर तो ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं. एक्सेप्ट यीस्ट. ठीक है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, 100% हेट्रोट्रॉफिक है. कोई भी फंजाई आपको ऑटोट्रॉफ यहां पर नहीं मिलेगी. किंगडम प्लांटे के बारे में बात करें तो अगेन ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफ्स है, फोटोसिंथेसिस करते हैं. किंगडम एनिमिलिया की बात करें, किंगडम एनिमिलिया की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स मिलेंगे, और कैसे होंगे, सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. सो दिस इज बेसिकली द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर. और अब अपन एक एक करके सारे किंगडम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस इज द 5 किंगडम थिंग. ये एनसीईआरटी का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार अपन ताकि आपको और क्लियरली याद हो जाए. तो मोनेरा विच इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. सेल टाइप प्रोकैरियोट, सेल वॉल प्रेजेंट है, कैसी है, नॉन सेल्यूलोजिक है. किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन की. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, ये कीमोसिंथेटिक होंगे और साथ साथ में ये हीट्रोट्रॉफिक भी होंगे. एंड बैक्टीरिया के अंदर ही एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. वो जस्ट लाइक हायर प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है. तो कुछ आपको ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफ्स भी यहां पर मिलेंगे. प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक है, सेल वॉल कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी, जैसे अपन पढ़ेंगे आगे ये क्लैरिटी आपको मिलेगी. यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यूनिसेल्यूलर है, अगेन ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक मोड दोनों अवेलेबल हैं. फंजाई 100% यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट, काइटिन की बनी हुई है, यूकैरियोट है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मल्टी सेल्यूलर है विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, एंड हीट्रोट्रॉफ्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स यहां पर अवेलेबल है ही नहीं. प्लांटे अगेन यूकैरियोटिक, एनिमेलिया अगेन यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मल्टी सेल्यूलर होंगे, एनिमल्स भी मल्टी सेल्यूलर होंगे, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे बच्चों, ये यहां पर सारे के सारे हीट्रोट्रॉफ्स होंगे. सो दिस इज अ कंपैरेटिव चार्ट ऑफ ऑल द 5 kingdoms and this is very important. This is a chart which is taken from NCERT. चलिए आगे चलते हैं.
डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहली चीज, इट इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे कहां प्रेजेंट है? मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप यहीं पर नोट कर लें बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए थे कार्ल वूज नाम से, एक साइंटिस्ट हुए थे कार्ल वूज नाम से। उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जगह इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया विच वॉज कॉल्ड एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इन्होंने किंगडम से भी ऊपर किसको रख दिया? डोमेन को रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने इस डोमेन में क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी उन्होंने। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े 3 डोमेन बना दिए। ठीक है, डोमेन आर्किया, डोमेन यू बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरियोट। डोमेन आर्की के अंदर इन्होंने कौन से किंगडम को रखा? किंगडम आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में इन्होंने किसको रखा? डोमेन यू बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया। यूकैरियोटा में किसको रखा इन्होंने? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। अगर यहां पर आप किंगडम्स गिनो तो ये पहला किंगडम हो गया, ये दूसरा किंगडम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। तो कार्ल वूज ने क्या करा, बेसिकली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया और 3 डोमेन सिस्टम उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने बेसिकली किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया इनटू डोमेन आर्की एंड डोमेन यू बैक्टीरिया। ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हाँ एग्जाम लाइक एनएससी जेएस में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको यहां पर होनी चाहिए। चलिए किंगडम मोनेरा को डिस्कस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं किंगडम मोनेरा में, तो सारे के सारे कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर इनकी शेप के बारे में अगर अपन बात करें, दैट व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो ये अगर स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है तो इनको हम बोलते हैं कोकाई। इस तरह का राउंड शेप, इसको हम बोलते हैं कोकाई। यहीं पर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। ये आपस में इस तरीके से एक चेन बना ले तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर बैक्टीरिया ऐसा रॉड शेप है, ऐसा रॉड शेप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलाई। और यही बैक्टीरिया की सबसे कॉमन शेप होती है बच्चों। कोकाई के लिए एक चीज याद रखना, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर अगर ये आपके पास्ता के जैसे है स्पाइरल शेप, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिरुलिना। ये वही शेप है जहां पर एंड में आपको क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलेगा। ये मोटाइल है। एंड लास्ट में कॉमा शेप बैक्टीरिया अगर आपको दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज विब्रियो। जैसे आपने नाम सुना होगा कोलेरा,
तो विब्रियो कॉलेरा होता है तो उसकी शेप कैसी होती है, कॉमा शेप्ड होती है. सो दिस इज द बेसिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया विच यू नीड टू नो. बट बैक्टीरिया को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है बच्चों जब हम सेल चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे तो इसी टॉपिक को अपन काफी डिटेल में लेंगे. आगे चलते हैं. बैक्टीरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू primitive bacteria which is called as आर्कीबैक्टीरिया. ये कैसा बैक्टीरिया है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है. इट इज अडेप्टेड टू survive in harsh environmental conditions. ठीक है. अब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ये मार्शी एरिया में रह सकता है, ये एसिडिक एनवायरमेंट में रह सकता है, ये हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, मार्शी एरिया में रहता है तो हम इसे मिथेनोजेंस कहते हैं. अगर ये एसिडिक एनवायरमेंट में रहता है तो हम इसे हैलोफाइल्स बोलते हैं. हाई टेम्परेचर पे रह रहा है जैसे हॉट स्प्रिंग्स में तो हम इसे थर्मो एसिडो फिल्स बोलते हैं. और ये पॉइंट आपको यहां याद रखना है, जब हम आगे बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो यहां पर हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को यूज करेंगे जो कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी काम आता है. तो ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चैप्टर्स जो हैं ये हमारे फर्दर चैप्टर्स के क्या बनेंगे, बेस बनेंगे. आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, बेसिकली इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है. यहां पर जो सेल वॉल है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होती है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए. अब कैसे डिफरेंट होती है, जो ट्रू बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जबकि यहां पर जो मटेरियल है वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन है. आगे चलते हैं. अच्छा, यहां पर एक और चीज आप यही नोट कर लेना, मिथाइनोजिन में एक एग्जाम्पल आता है मिथाइनोकोकस, और ये आपको रूमिनेंट्स के गट में मिलेगा और ये बायोगैस बनाने के काम में आता है. तो ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिएगा. ओके, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की. यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया. सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, सब यहां पर एब्सेंट है. बैक्टीरिया है तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें, देन ये ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है.
ऑटोट्रॉफिक में अगर मैं बात करूं तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स है एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक नोस्टॉक, ठीक है, जिसको या फिर आप ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अगर अपन बात करें तो वो कैसे होंगे, वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जस्ट लाइक हायर प्लांट्स, इनके पास भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस। फिर हीट्रोट्रॉफिक के बारे में अगर अपन बात करें तो हीट्रोट्रॉफिक में सारे ही मोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें पैरासिटिक है, सैप्रोट्रोफिक है, सिम्बाइटिक है, बट उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप होगा या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का। अब ऑटोट्रॉफ अगर हीट्रोट्रॉफ को कंपेयर करें तो वहां पर भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कम है, हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादा है, और हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी सबसे ज्यादा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोट्रोफिक। आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, ये बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसमें आप देखोगे तो इन्होंने कॉलोनीज बना रखी है, कॉलोनियल कैसे होता है, ये सिंगल होगा तो ये इस तरह से प्रेजेंट है, आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है तो ये फिलामेंटस हो जाएगा, इस तरह से प्रेजेंट है, और अंदर आप देखेंगे कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, तो दिस बेसिकली इज कोलोनियल फॉर्म, ये कोलोनियल फॉर्म है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर अंदर कॉलोनीज बनी हुई है, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव शीट है, म्यूसिलेज की शीट है, म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, दैट इज हीट्रोसिस्ट, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, आपको याद रखना है नोस्टॉक, मेरा फेवरेट एनाबीना, स्पिरुलिना भी इसी में आएगा, ठीक है। अब ये जो हीट्रोसिस्ट है बेसिकली ये किस फंक्शन में आती है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये N2 फिक्सेशन में काम में आती है, बिकॉज इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, हेट करता है, इट विल नॉट फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हीट्रोसिस्ट के लिए याद रखनी है कि हीट्रोसिस्ट के पास कभी भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इस हीट्रोसिस्ट में क्या क्लोरोफिल ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है, तो यहां पर क्लोरोफिल ए नहीं होगा, राइट। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नोस्टॉक और एनाबीना, एनाबीना को जनरली हम अजोला जो एक फर्न है उसकी लीफ के साथ एसोसिएट करते हैं, वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी कोई डायग्राम आए तो ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जिसमें नोस्टॉक एनाबीना आपको याद होना ही चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ट्रू, they have chlorophyll A similar to green plants, true, they often bloom in polluted water bodies, ये algal bloom cause कराते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सो दिस इज ट्रू। दे लैक हीट्रोसिस, तो इनके पास हीट्रोसिस प्रेजेंट है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, सो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा, ओके, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, मॉलिक्यूलर जोकर है, इट लैक सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन पूछा है तो आर्की बैक्टीरिया यहां पर आंसर हो जाएगा, हेलोफिल्स।
मिथाइनोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, तो मिथाइनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। प्लस ये जो टॉपिक है मोनेरा किंगडम या प्रोकैरियोट्स, ये हमारी एनसीईआरटी ने 2-3 जगह पर कवर कर रखा है। तो इसका डिटेल पार्ट जब अपन सेल पढ़ेंगे बच्चों, वहां पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट डिफरेंट शेप्स, फ्लैजिला कैसे होता है, काम कैसे करता है, ये सारी चीजें अपन सेल चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ जनरल कैरेक्टर्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिसेल्यूलर, सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स यहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा जस्टिफिएबल किंगडम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द बाउंड्री ऑफ द किंगडम, बाउंड्री ऑफ किंगडम इज नॉट, द बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है इस किंगडम की? जैसे जैसे अपन इसके डिविजन्स पढ़ते चले जाएंगे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो जनरली एक्वाटिक है, एक्वाटिक में मराइन में भी मिलेगा, फ्रेश में भी मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर में भी मिलेगा, डिकम्पोज लीव्स के ऊपर भी मिलेगा, और साथ साथ में इसका कंप्लीट हीटरोट्रॉफिक मोड जो कि प्रोटोजोअन्स है वो भी यहां पर अवेलेबल है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। और पहला किंगडम यहां पर इसका पहला पार्ट जो है यहां देखते हैं। चलिए अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा कैसे डिवाइडेड है। सो किंगडम प्रोटिस्टा को अपन ने डिवाइड किया है इनटू डिवीजन क्राइसोफाइट्स। तो पहला पार्ट जो अपन देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का दैट इज क्राइसोफाइट्स। सो क्राइसोफाइट्स जो प्रोटिस्ट है बेसिकली ये कहां मिलेगा? ये हमें हैबिटेट इनका रहेगा एक्वाटिक, और एक्वाटिक में ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह हमें मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो क्राइसोफाइट्स है इनके अंदर बेसिकली जो प्रोटिस्ट इंक्लूडेड है वो कौन से हैं? दे आर डायटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड गोल्डन एल्गी है, और इसके ऊपर क्राइसोफाइट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे खास बात जो इस क्राइसोफाइट्स की है वो है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक चीज अपने दिमाग में छाप लेनी है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो एक सोप बॉक्स के जैसे होती है, और एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप करता है कुछ इस तरीके से। ये अगर इसका एक सेल वॉल का पार्ट है तो दूसरी सेल वॉल इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस है। तो ऐसा लगता है एक सोप बॉक्स है। साथ साथ में इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज तो है ही, सेल्यूलोज तो है ही, इस सेल वॉल के साथ सिलिका भी प्रेजेंट है। इस सेल वॉल के साथ सिलिका भी प्रेजेंट है जो कि इसको इनडिस्ट्रक्टेबल बना देता है। एंड इसका जो सिलिका है वो पूरा इनकी डेथ के बाद एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायएटमिशियस अर्थ। ये किसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं? बेसिकली डायएटमिशियस अर्थ।
और ये डायटोमिशियस अर्थ जो है ये बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज करी जाती है, जैसे साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन पर्पज से ये यूज की जाती है। अब ये जो क्राइसोफाइट्स है बच्चों, ये बेसिकली वाटर करंट्स के साथ फ्लो करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर मेंशन्ड एज प्लैंक्टन। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसकी याद रखनी है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, डाई एटम्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ये ऑक्सीजन इनरिच करते हैं, ये चीज आपको इनके बारे में याद होनी चाहिए। क्या याद रखेंगे, इसमें डाई एटम्स आते हैं, डेस्मिट आते हैं, मरीन है, फ्रेश वाटर है, सेल वॉल जो है एक सोप बॉक्स के जैसे फिटेड है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, साथ साथ में इसमें सिलिका एम्बेडेड है जो कि इसको इंडिस्ट्रक्टेबल बनाता है। इंडिस्ट्रक्टेबल क्यों बनाता है बच्चों, क्योंकि सिलिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई एंजाइम है ही नहीं। जैसे कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, वैसे ही सिलिका को भी इनडिस्ट्रक्टेबल माना जाता है बिकॉज इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नो एंजाइम इज प्रेजेंट। इसके जो ये जो हीप्स में इकट्ठी हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिशियस अर्थ which is used for polishing, filtration, preparation of soundproof room। इनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है एंड दे आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। तो दिस इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट क्राइसोफाइट्स। ठीक है, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट डिविजन दैट इज डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट की खास बात क्या है, इनका हैबिटेट मराइन है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल कैसी है, टफ सेल्यूलोज प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, टफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स आर प्रेजेंट। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, इसी को अगर मैं यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो इस तरीके से ऐसे प्लेट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और यहां पर कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट है, और इन ग्रूव्स में क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये फ्लैजिलेटेड है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और हॉरिजॉन्टल ग्रूव प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला निकलेगा और हॉरिजॉन्टल ग्रूव से हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला निकलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपको यहां दिख रहा है डायग्राम में, तो ये यहां पर इसका फ्लैजिला निकल रहा है। ठीक है, तो दो फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट है, टफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट है, फ्लैजिला 2 इन नंबर प्रेजेंट है। अब अगेन इसकी खास बात क्या है, इसकी जो सेल वॉल है इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पिगमेंट्स की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर रेड पिगमेंट अगर प्रेजेंट है, रेड पिगमेंट का नाम आप हमेशा याद रखो, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो ये इसको रेड कलर देगा, और जब ये एक साथ प्रेजेंट होंगे कॉलोनीज में तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड, एंड डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट से इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। यहां पर एक और चीज है, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन जिससे ये किल्स एक्वाटिक एनिमल्स, ये फिशेस वगैरह को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। एनसीईआरटी का एक ही एग्जाम्पल देती है, दैट इज गॉन्यूलिक्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप दैट इज यूग्लिनॉइड्स। अगेन ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है प्रोटिस्टा का। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसकी जगह एक फ्लेक्सिबल पेलिकल प्रेजेंट है। इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें
तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला बड़ा और दूसरा फ्लैजिला इसका जो होता है स्मॉल होता है। फ्लैजिला 2 इन नंबर, प्रेजेंट, one is large or long and the other is small। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत ही खास है, ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब लाइट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब डार्क है, लाइट अवेलेबल नहीं है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। अब इसकी सबसे खास बात जो आपको स्टार लगा के नोट करनी है बच्चों, क्या है, द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स, द पिगमेंट्स प्रेजेंट आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, दैट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, इनका हैबिटेट क्या होगा, दे आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर, ये आपको स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट यूग्लिनोइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। अब कुछ प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड को फंजाई का रिलेटिव मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्ट का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी जो बोलती है हम उसको सत्य मानकर चलेंगे और स्लाइम मोल्ड को हम किसमें रखेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर ही रखेंगे। ये डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, आपको डेड डिकेड लीव्स वगैरह पर आपको ये डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। अब इनकी सबसे खास बात है दैट when they are in when they are in favorable conditions, they form कॉलोनीज एंड उन कॉलोनीज का नाम है प्लाज्मोडियम। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी इनके लिए, इनको खाना मिल रहा है, तो सपोज कोई डेड डिकेड लीफ मिल गई तो वहां पर ये ग्रो करेंगे। जब इनको बढ़िया खाना मिल रहा है तो ये अपनी नंबर को इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। तो ये लीफ है जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक कॉलोनी बना लेंगे अपनी। इसी को क्या बोला गया है, प्लाज्मोडियम बोला गया है। बट व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। एंड ये टूटा हुआ प्लाज्मोडियम क्या करेगा, देखिए ये बहुत खास बात है, दिस प्लाज्मोडियम विल बियर फ्रूटिंग बॉडीज। ये प्लाज्मोडियम अब क्या बियर करेगा, दिस प्लाज्मोडियम विल डिसइंटीग्रेट एंड इट विल बियर फ्रूटिंग बॉडीज, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी पर ये क्या बियर करेगा, इट विल बियर स्पोर्स। एंड ये स्पोर्स ऐसे बाहर निकल जाएंगे, दीज आर दी स्पोर्स, एंड these spores will again form colonies जब इसके एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे। राइट, मार्किंग्स कर लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको ये फ्रूटिंग बॉडी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द स्पोर, स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट हैज सेल्यूलोजिक
सेल वॉल विच रिजेंबल्स प्लांट। तो कुछ लोग इसको प्लांट का रिलेटिव भी मानते हैं, कुछ इसे फंजाई, बिकॉज इसके पास फ्रूटिंग बॉडी है जिसकी वजह से इसको फंजाई का भी रिलेटिव माना जाता है, बट ये बेसिकली प्रोटिस्टा में है क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है। इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो ये कि यहां पर फेवरेबल कंडीशन में ये प्लास्मोडियम बनाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेगा, और स्पोर्स के बाहर सेल्यूलोजिक सेल वॉल है एंड इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ऑल टेम्परेचर चेंजेस एंड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो आप यहां पर देख रहे हैं आपको कितना डाइवर्स फॉर्म मिला। ये डिकम्पोजर्स हैं, यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रोपिक हैं, एक मोटाइल है, कुछ इमोटाइल है। इसीलिए बोला जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। मूविंग फॉर द नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें, दैट इज प्रोटोजोन्स। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बच्चों वो यहां पर हेटरोट्रॉफिक है। तो प्रोटोजोन्स को हमने लोकोमोशन के हिसाब से फर्दर क्लासिफाई करा है। सबसे पहले अमीबॉइड, ये कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, अमीबा, और एक पैरासिटिक फॉर्म है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये पैरासिटिक है, ये इंटेस्टाइन में रहता है और एक बहुत ही डेडली डिजीज कॉज करता है जिसको एमीबाइसिस कहते हैं, जिसमें लूज स्टूल्स होती हैं, बहुत एब्डोमिनल पेन होता है एंड स्टूल्स ऑफन हैव म्यूकस एंड ब्लड विद इट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म जो है लोकोमोशन की, दैट इज फ्लैजिलेटेड। तो जो प्रोटोजोन्स फ्लैजिला से मूव करेंगे उन सबको हम फ्लैजिलेटेड के अंदर डाल देंगे। इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजिला है। यहां पर एग्जांपल एनसीईआरटी देती है ट्रिपैनोसोमा विच कॉजेस अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट, सीलिएटेड। तो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सरफेस पर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे प्रोटोजोन्स को हम सीलिएटेड बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, पैरोनीशियम। तो ये अपनी सीलिया की मदद से मूव करते हैं। नाउ यहां पर खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो सीलिया है वो ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में भी मदद करता है और साथ साथ में मीडियम के मूवमेंट में भी मदद करता है। तो ये जब वाटर के आसपास प्रेजेंट है, ये मतलब वाटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे? द वाटर इज लेडन विथ फूड। फूड यहां पर जब प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? सीलिया वाटर का मूवमेंट कराएगा, मीडियम का मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से फूड जो है फूड जो है इनके बॉडी के अंदर चला जाएगा थ्रू अ स्पेसिफिक ओपनिंग एंड द स्पेसिफिक ओपनिंग specific opening through which food enters is called as gullet,
या कुछ बुक्स में इसको साइटोफैरिंग्स भी लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको अमीबा से कंपेयर करूं तो अमीबा में खाना कहीं से भी चला जाएगा, जहां सूडोपोडिया बना वहीं से उसने खाने को इनगल्फ कर लिया। बट यहां पर फूड जो है वो स्पेसिफिकली गलेट या साइटोफैरिंग्स के थ्रू ही अंदर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कैटेगरी जो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स में भी लास्ट है, दैट इज स्पोरोजोन्स। ये नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकते। इसमें एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विच इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। So this is in detail information about your kingdom Protista. अब मूव करेंगे towards the next kingdom, that is kingdom fungi. किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली चीज यूकैरियोट है ये। ठीक है, कैसी यूकैरियोट है? मल्टी सेल्यूलर है, एक्सेप्ट यीस्ट। ठीक है, यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है, नॉन फिलामेंटस है। अब नेक्स्ट चीज सेल वॉल के बारे में अगर बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। इसके स्टोर्ड फूड के बारे में बात करें, एक बार एनएससीजेएस में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टोर्ड फूड फंजाई का जस्ट लाइक एनिमल्स ग्लाइकोजन है। इसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखती है कि ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह आपको फंजाई जो है वो मिलेगी। ठीक है, यूजुअल हैबिटेट पर भी मिलेगी और ये आपको अनयूजुअल हैबिटेट में भी मिलेगी। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट फंजाई इज दैट इसकी बॉडी कैसी है, इसका थैलस कैसा है। नाउ फंजाई जो है वो ऐसे प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइफी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं। बहुत सारे हाइफी टुगेदर फॉर्म्स माइसीलियम, बट माइसीलियम को समझने से पहले हमें इसकी बहुत बेसिक चीज जो यहां पर समझनी पड़ेगी वो ये है, ये हाइफी जो है ये सेप्टेट भी हो सकता है और ये एसेप्टेट भी हो सकता है। मतलब अगर यहां पर ऐसे डिविजन्स प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट। अगर कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एसेप्टेट बोलेंगे। और एसेप्टेट कंडीशन को यहां पर आपको दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है तो हम इसे मल्टी कैरियन बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज मल्टी कैरियन, या फिर आप इसे बोल सकते हो सीनोसिटिक। ये कैसा है? सीनोसिटिक है। क्लियर? तो हाइफे कुड बी सेप्टेट, डिविजन्स हो सकते हैं, और इट कुड बी एसेप्टेट। एसेप्टेट वाले को हम मल्टी कैरियन सीनोसिटिक बोलेंगे। नाउ दिस हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी टुगेदर, इट फॉर्म्स अ माइसीलियम। क्या बना लेता है? ये एक माइसीलियम बना लेता है। और
फंजाई आपको हमेशा माइसीलियम फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहा जाता है बच्चों? इट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। आपने लाइकेन पढ़ा है, तो लाइकेन में भी जो आपका फंगल पार्टनर है उसको माइकोबियोन्ट बोला जाता है। तो माइको वर्ड जो है वो किसके लिए जुड़ा हुआ है? वो फंजाई के लिए एसोसिएटेड है। अब बात करें इसके न्यूट्रिशन के बारे में। इफ यू टॉक ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये सारी ही फंगस आपको कैसी मिलेगी? हीट्रोट्रॉफिक मिलेगी। इस हीट्रोट्रॉफिक में क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं? पैरासिटिक हो सकता है, ये सिम्बाइंट हो सकते हैं, ये सैप्रोट्रोफ्स हो सकते हैं। सारे ही मोड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है रिप्रोडक्शन, इसी के बेसिस पर हमने फंजाई को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर स्टूडेंट्स यहां पर आपको ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको जो फॉर्म्स यहां पर मिलेंगे, ये डिवाइड कर सकते हैं या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय बाइनरी फिजन, या आप लिख सकते हैं फिजन। एंड फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे फॉर्म स्पोर्स। ये क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस से डायरेक्टली बन जाएंगे। ये स्पोर्स जो है, अगर इनके आगे लिखा हुआ रहेगा जूस्पोर, तो आप माने ये मोटाइल स्पोर्स हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ मिले ए प्लानोस्पोर, तो ये नॉन मोटाइल है। अब ये स्पोर्स अगर किसी कवर के अंदर बन रहे हैं, अगर ये किसी कवर के अंदर बन रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे एंडोजीनस स्पोर। अगर विदाउट कवर है तो हम इन्हें बोलेंगे एक्सोजीनस। एक्सोजीनस कैसे होंगे? विदाउट कवर। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन जो फंजाई का है, जो कि बेस बनाता है फंजाई के फर्दर क्लासिफिकेशन का, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। और गेमीट्स यहां पर कौन से डिवीजन से बनेंगे बच्चों? फंजाई के केस में जो डिवीजन एप्लीकेबल होगा वो है माइटोसिस। इसको समझते हैं। ये एक माइसीलियम है, ये दूसरा माइसीलियम है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसने गेमीट बनाया, समझो इसे ध्यान से, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब इसने गेमीट बना लिया। ये गेमीट कैसे बना? ये गेमीट बना माइटोसिस से। इन दोनों गेमीट्स के बीच में फ्यूजन हुआ, इसने एक 2n स्ट्रक्चर बनाया। इस 2n स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। और स्पोर्स वापस से क्या बना लेंगी?
अपने अपने माइसीलियम को यहां पर फॉर्म कर लेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहां पर अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं या आप कोई भी हायर टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आपको 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ? When the protoplasm of the two gametes fuse, that is called as plasmogamy. दूसरा क्या है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू गेमीट्स। जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो कैरियोगैमी। और थर्ड स्टेप क्या हो गया? रिडक्शनल डिवीजन। थर्ड स्टेप क्या हो गया? रिडक्शनल डिवीजन। सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई। ठीक है, गेमीट्स बनेंगे, फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस फ्यूज होगा, कैरियोगैमी, रिडक्शनल डिवीजन से स्पोर बनेंगे और वापस से अपना अपना हाइफे बना लेंगे। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स बताऊंगी, आइसोगैमस और एनआइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होता है बच्चों? if the gametes, fusing gametes are similar in morphology, अगर फ्यूजिंग गेमीट मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, आइसोगैमस। if the gametes are dissimilar in morphology, if the gametes are not similar in morphology, तो एनआइसोगैमस है। इसी एनआइसोगैमस में अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि फीमेल गेमीट जो है वो लार्ज और इमोटाइल है, ठीक है, एनआइसोगैमस है। एनआइसोगैमस में फीमेल गेमीट जो है वो लार्ज और इमोटाइल है, और जो मेल गेमीट है वो स्मॉल और मोटाइल है। तो ऐसे एनआइसोगैमस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज oogamous। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? oogamous बोलते हैं। नाउ इसी बेसिस पर आगे चलते हैं और फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। कैसे क्लासिफाई करेंगे? रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। तो पहला, कैनॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो यहां पर लिख लेते हैं डज नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और यहां लिखते हैं कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी एसेप्टेट, एक है सेप्टेट। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप आता है बच्चों, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इसको अपन डिटेल में देखेंगे। एसेप्टेट के अंदर भी एक ही फंजाई आ रही है जिसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज, जो कि एल्गल फंजाई बोलते हैं। सेप्टेट में 2 फंजाई आती हैं, वन इज एस्कोमाइसिटीज एंड द अदर इज बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है,
तो ये एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। इसको एल्गल फंजाई बोलते हैं, इसको एस्काई फंजाई बोलते हैं, ये पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई, टोड स्टूल, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक, तो अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज। इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। हैबिटेट सबके डिकेड एरियाज पर आपको मिलेंगे। फाइकोमाइसिटीज जो है वो आपको एक्वाटिक है। ये एक इसकी खास बात है कि इसका जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक भी है, तो ये आप याद रखिएगा। कैसी है ये? इसका हाइफी ए सेप्टेट है, तो ये सिनोसिटिक हो गई। ठीक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? डेफिनेटली फंजाई है तो पैरासिटिक, सैप्रोट्रोफ। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसका, इट इज बेसिकली बाय फ्रेगमेंटेशन। जो बाइनरी फिजन और बडिंग है वो यीस्ट के केस में होता है, जो कि हमारी एस्कोमाइसिटीज में आती है। तो यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ओके, अब बात करें इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, और ये स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजीनस बनते हैं। द स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंडोजीनस एंड इट कुड बी मोटाइल और इट कुड बी इमोटाइल स्पोर, मतलब ये जू स्पोर भी हो सकते हैं और ये एप्लानोस्पोर्स भी हो सकते हैं। अब बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, ये आपका फंजाई, ये आपका एक फंजाई, इसने गेमीट बनाया, इसने गेमीट बनाया, दोनों आपस में फ्यूज हुए, इन्होंने एक 2n स्ट्रक्चर बनाया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है, इस जाइगोट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोस्पोर में क्या होगा? यहां पर रिडक्शनल डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा, और रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, एंड दीज स्पोर्स विल फॉर्म द हाइफी अगेन। तो यहां पर क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। तो यहां पर खास बात जो आपको याद रखनी है कि चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो रहा है या सेक्सुअल हो रहा है, स्पोर्स जो बन रहे हैं वो एंडोजीनस स्पोर्स बन रहे हैं। तो यहां पर भी कैसे स्पोर्स बने? यहां पर भी एंडोजीनस स्पोर्स, और एसेक्सुअल में भी कैसे स्पोर्स बने? एंडोजीनस स्पोर्स का फॉर्मेशन यहां पर हुआ। अब एग्जाम्पल्स आपको इधर याद रखने पड़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के, मैं यही लिख देती हूं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप याद रखिए राइजोपस, एल ब्यूगो और म्यूकर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर फाइकोमाइसिटीज। इतनी इंफॉर्मेशन आपको फाइकोमाइसिटीज के बारे में पता होनी चाहिए। इसको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की, जिसको सैक फंजाई बोला जाता है। ठीक है, ये हैबिटेट कहां मिलेगी आपको? ये डैम डिकेड एरियाज पे मिलेगी, साथ साथ में आपको डंग पर भी मिलेगी, काउ डंग पर, और जिसकी वजह से इसको कॉप्रोफिलस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सैक फंजाई कहते हैं। बहुत डाइवर्स ग्रुप है ये। अब यहां पर इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, तो यहां पर आपको पैरासिटिक फॉर्म मिलेगा, आपको सैप्रोट्रोफ्स मिलेंगे,
आपको सिम्बायोटिक मोड भी मिलेगा। सबसे ज्यादा सिम्बायोटिक मोड जो है वो आपको इसी ग्रुप से मिलेंगे। ठीक है, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। अच्छा, रिप्रोडक्शन से पहले इसका हाइफी देख लेते हैं, इसका बॉडी कैसा है। ये सेप्टेट है, एंड आर सेप्टेट एंड आर फिलामेंटस। यीस्ट जो है, यीस्ट इसी ग्रुप में आती है, वो फिलामेंटस नहीं है। डज नॉट हैव फिलामेंटस डज नॉट हैव फिलामेंटस स्ट्रक्चर। बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि फंजाई में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो उसका रिप्रोडक्शन ही है। वेजिटेटिव बात करें, क्योंकि यहां पर अब यीस्ट अवेलेबल है तो वेजिटेटिव में सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। आपको फिजन मिल जाएगा, आपको बडिंग मिल जाएगी, आपको साथ साथ में यहां पर फ्रेगमेंटेशन तो मिलेगा ही। यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली बाय स्पोर्स है। कैसे बनेगा देखिए, ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम के ऊपर बन गई ऐसे फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बन गए इस तरीके से स्पोर्स। ये स्पोर्स कैसे हैं, एक्सोजीनस है। These spores are called as these spores are called as कोनिडिया। और जिस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट है उसको कहा जाता है कोनिडियोफोर। इस फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाता है कोनिडियोफोर। तो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स जो है बच्चों वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली डेवलप हो रहे हैं ऑन अ फ्रूटिंग बॉडी विच इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी साइकिल को समझेंगे, इंटरेस्टिंग है इसकी साइकिल बहुत। सो दिस इज माइसीलियम ऑफ टू फंजाई। ठीक है, यहां से गेमीट प्रोड्यूस हुआ, यहां से गेमीट प्रोड्यूस हुआ, दोनों गेमीट के बीच में फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई एंड इट रिजल्टेड इन अ स्ट्रक्चर। अब यहां पर इमीडिएट कैरियोगेमी नहीं हुई। ठीक है, इमीडिएट कैरियोगेमी नहीं हुई तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकैरियन स्टेट। यहां पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सब्सिक्वेंटली इट इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी। यहां कैरियोगेमी हो गई तो एक 2n स्ट्रक्चर बन गया। अब दिस 2n स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड डज नॉट इमीडिएटली गोज इनटू रिडक्शनल डिवीजन। ये इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता एंड इट फॉर्म्स अ माइसीलियम। ये क्या फॉर्म कर लेता है, एक माइसीलियम फॉर्म कर लेता है। तो ये माइसीलियम जो यहां पर बना बच्चों वो भी कैसा होगा, डेफिनेटली 2n होगा। अब इस माइसीलियम के ऊपर, इस माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी आई, यहां बना लेते हैं। इस माइसीलियम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी आई और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक ऐसा इनक्लोज स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। सो दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज द इनक्लोज स्ट्रक्चर। दिस इनक्लोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एस्काई, इट इज कॉल्ड एज एस्काई।
and this fruiting body is called as ascocarp. This which bears the structure, this is called as ascocarp. अब इस asci के अंदर जो cells हैं वो सारे 2n हैं. These cells undergo reductional division. ये asci के अंदर जितने cells हैं they undergo reductional division and result in the formation of spores, and these spores are called as ascospores. इनको क्या बोला जाएगा? ascospores बोला जाएगा. और यहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है? रिडक्शनल डिवीजन यहां पर हो रहा है. और ये सारे स्पोर्स जो बनेंगे वो सारे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. And these spores result in the formation of new mycelium again. So this is the sexual reproduction. यहां पर जो spores बन रहे हैं बच्चों वो कैसे हैं? Endogenously बन रहे हैं. Whereas इसी के जो asexual spores थे वो कैसे बने थे? वो exogenous बने थे. और यहां पर कैसा स्पोर का डेवलपमेंट है? यहां पर एंडोजीनस स्पोर डेवलपमेंट है. ठीक है, ये पॉइंट एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स अपन ने लिखे नहीं इसके. एस्कोमाइसिटीज में एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए. सबसे पहले यीस्ट लिख लेते हैं. क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा जिसको जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, मोरल. अगर आप फंजाई खाते हैं तो दिस इज अ डेलिकेसी. मोरल, ट्रफल, इवन पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन बनती है एंटीबायोटिक, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी. ठीक है, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फंजाई है. ठीक है, इसी में मशरूम आती है. राइट, अब इस फंजाई के बारे में खास बात क्या है कि ये आपको लॉग ऑफ वुड, डिके, डैम्प, लॉग ऑफ वुड पर देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, इसको कई बार बोला जाता है टोड स्टूल के नाम से इसको जाना जाता है. पफ बॉल्स ऐसे नाम से इसको एड्रेस किया जाता है. ठीक है, ब्रैकेट फंजाई भी आपको कई जगह मिल जाएगा. हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, डैम्प, डिकेड वुड पर आपको देखने के लिए मिलेगी. इसके न्यूट्रिशन के बारे में अगर अपन बात करें तो अगेन ये पैरासिटिक, सैप्रोट्रोफ एंड क्या बच गया? पैरासिटिक हो गया, सैप्रोट्रोफ हो गया, सिम्बाइटिक. ये आपको मिलेगा. इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, इंटरेस्टिंग है इसका रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन. ठीक, अब अगर हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें सो एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट. एसेक्सुअल स्पोर्स यहां पर मिलेंगे ही नहीं. इंटरेस्टिंग बात है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बच्चों इसकी बहुत खास बात है, इसके पास स्पेसिफिक पार्ट्स जो कि गेमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं वो पार्ट्स इसके पास है ही नहीं. तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करती है. कैसे करती है आइए समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल को. बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक, तो ये हाइफी है, माइसीलियम बना हुआ है. अब इसमें से
व्हाट फ्यूजेस इज द वेजिटेटिव पार्ट्स। यहां पर किसका फ्यूजन हो रहा है, यहां पर वेजिटेटिव पार्ट्स आर गेटिंग फ्यूज्ड। वेजिटेटिव पार्ट्स या सोमैटिक पार्ट्स यहां पर फ्यूज हो रहे हैं और एक डाइकैरियन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डाइकैरियन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये डाइकैरियन स्ट्रक्चर स्टे करता है, यहां पर कैरियोगैमी नहीं होती है इमीडिएटली, बच्चों ये बात याद रखिएगा। एंड दिस डेवलप्स, ये ऐसे ही डेवलप होता है और ये अपना एक माइसीलियम बना लेता है। माइसीलियम भी कैसा होगा, डाइकैरियन ही होगा। इस माइसीलियम के ऊपर बनेगी हमारी फ्रूटिंग बॉडी। इस माइसीलियम के ऊपर बनेगी हमारी फ्रूटिंग बॉडी। द नेम ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिडियोकार्प। ठीक है, इस बेसिडियोकार्प के ऊपर, ये भी डाइकैरियन है, इस बेसिडियोकार्प के ऊपर इस तरह से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनको कहा जाता है बेसिडियम। मैं सबके नाम लिख दूंगी। बेसिडियम भी कैसा है, डाइकैरियन है, बट इस बेसिडियम के अंदर अब फ्यूजन होगा, कैरियोगैमी होगी, 2n स्ट्रक्चर बनेगा और यहां पर ही रिडक्शन होगा और यहां से आपको क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। तो स्पोर्स कैसे हैं, बेसिडियोस्पोर्स। और नेचर कैसा होगा, इनका नेचर हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन से बने हैं। क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन से बने हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। बट फ्यूज यहां पर क्या हो रहे हैं बच्चों, यहां पर वेजिटेटिव पार्ट्स फ्यूज हो रहे हैं, ये स्पोर्स आ गए एंड दे विल फॉर्म द न्यू माइसीलियम अगेन। इनकी नेमिंग कर देते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बेसिडियम, दिस इज कॉल्ड एज बेसिडियोफोर। बेसिडियोकार्प भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, एंड दीज आर बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है ये सेक्सुअल स्पोर्स। बन कैसे रहे हैं, एक्सोजीनस डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है, एक्सोजीनस डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को लिख लें एक बार। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। यहां पर आ रही है यूस्टेल कॉक्सीनिया एंड अगैरिकस। अगैरिकस वही है बच्चों जो मशरूम है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। बात करते हैं लास्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। दिस इज इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, क्यों, बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, होता ही नहीं है कैसी, सेप्टेट है, फिलामेंटस है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइक्लिंग। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से सॉइल को न्यूट्रिएंट इनरिच करेगी। अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें बच्चों तो सेम है, पैरासिटिक है, सिम्बाइटिक है, सैप्रोट्रोफ है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें बच्चों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां पर एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अब इसकी
बात ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज की, इसमें बहुत सारी फंजाई हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, कोलियोट्राइकम, कोलियोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर कुछ फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर शो करने लग जाए तो जिसके सिमिलर ये होंगी, या तो एस्कोमाइसिटीज की या बेसिडोमाइसिटीज की, तो जिसके भी ये सिमिलर होंगी उस फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज से उठाकर इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। सो दिस इज इन डिटेल अबाउट फंजाई स्टूडेंट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। किंगडम प्लांटे एंड फंजाई बोथ हैव सेल वॉल, ठीक बात है। स्पोरोजोअन्स हैव सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, फॉल्स। पक्सीनिया बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, यस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा, ये बात भी सही है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बी है, स्पोरोजोअन्स के पास सूडोपोडिया नहीं होता, वो लोकोमोशन ही शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, अरे अरे ये तो एडिबल हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और यही आंसर हो जाएगा, बट बाकी ऑप्शंस देखना भी जरूरी है। Yeast is unicellular and useful in fermentation. Penicillium is multicellular and produces antibiotics. Neurospora is used in the study of biochemical genetics, बिल्कुल सही। तो यही स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। Which of the following statement is incorrect? Morels and truffles are edible, बिल्कुल ठीक। Claviceps is a source of many alkaloids and LSD, सही बात है। Claviceps जो है ना बच्चों, ये as a drug use होता है as for hallucinations and all. Conidia are produced exogenously and ascospores are produced endogenously. Yeast have filamentous, अरे yeast तो बेचारी यूनिसेल्युलर है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर किंगडम फंजाई के बाद जो बात की जाती है ना बच्चों, वो बात की जाती है किंगडम प्लांटे के बारे में, और यहीं पर बात की जाती है किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो किंगडम प्लांटी के बारे में अपन सब जानते हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मल्टी सेल्यूलर है, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, साथ साथ में एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है लाइक ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, एंड दे हैव अ डाइवर्स ग्रुप। दैट मीन्स अगर मैं प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो यहां पर आएगा सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर उसके बाद आएगा ब्रायोफाइटा, फिर आएगा टेरिडोफाइटा, फिर आएंगे जिम्नोस्पर्म, फिर प्लांट्स के राजा दैट इज एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में भी हमारे पास आएंगे डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो ये जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक सेपरेट चैप्टर बना रखा है विच इज कॉल्ड एज प्लांट किंगडम, तो वहीं पर अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किंगडम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है इसी चैप्टर में, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो यहां पर सारे मल्टी सेल्यूलर हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होगी। यहां पर ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है ऑन द बेस ऑफ देयर नोटोकॉर्ड, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, फिर हम बोलेंगे हेमीकॉर्डेट्स, और फिर हम बोलेंगे कॉर्डेट्स। तो इसके लिए भी एक डिफरेंट चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज एनिमल किंगडम, वहीं पर हम इन्हें डिटेल में स्टडी
करेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, बट उस क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर ने वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को कोई जगह नहीं दी। तो इनको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वायरस, वायरस वर्ड का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, पॉइजन रिलेटेड टर्म है वायरस, ठीक है। बहुत आतंक मचाया वायरस ने कोविड के टाइम पर। साइंटिस्ट दे रखे हैं जिनका नाम याद कर लेना, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोस्की, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया दैट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टबैको के प्लांट के अंदर एक डिजीज कर रहे हैं और एक मोज़ैक पैटर्न में डिजीज कॉज करवा रहे हैं, ठीक है। उसी को टबैको मोज़ैक डिजीज बोला गया। तो उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया। उन्होंने इस तरह से एक बीकर लिया और यहां पर उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है। दिस वाज बैक्टीरियल फिल्टर। अब जब उन्होंने आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस बैक्टीरियल फिल्टर से पास कराया तो उन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फिल्ट्रेट में अवेलेबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फिल्ट्रेट में अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि ये जो माइक्रोब है जो टबैको प्लांट को डिजीज कॉज कर रहा है, इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसीलिए वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो गया। इसके अलावा इवानोस्की ने ज्यादा कुछ कहा नहीं था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बेजर्निक। बेजर्निक ने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको लिया और उन्होंने हेल्दी टबैको प्लांट में उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया। और हेल्दी टबैको प्लांट पे जब इंट्रोड्यूस किया तो उन हेल्दी प्लांट्स को भी क्या हो गई, डिजीज हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट लिया एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड ही नेम्ड इट एज वायरस एंड कॉल द फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड यहाँ पर, ये बैक्टीरियल फिल्ट्रेट वाला ये जो यहाँ पर फ्लूइड था, इसको उन्होंने नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, दैट इज इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि एक ऐसा फ्लूइड है जिसको अगर हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उसको डिजीज कॉज कर रहा है। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे स्टैनले, इन्होंने एक लैंडमार्क काम किया। he was able to crystallize the virus outside the body। उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया वायरस को और तभी हम वायरस को स्टडी कर पाए एंड उस कंक्लूजन पर पहुंचे दैट all viruses are obligate parasite। obligate parasite का मतलब होता है दैट they cannot survive they cannot survive without host cell। इनको होस्ट सेल अपनी बॉडी को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये काम हुआ। अब ये दो डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी बुक ने दे रखे हैं। अब यहां पर अगर अपन देखें तो वायरस के स्ट्रक्चर की अगर बारे में बात करें तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है वायरस का, ठीक है, ज्यादा तामझाम नहीं है। इसके पास एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है वायरस के पास, उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। और इसी कैप्सिड के अंदर इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, इसके पास प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, नेवर बोथ। कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। इट वुड बी ईदर आरएनए और इट वुड बी ईदर डीएनए, नेवर बोथ। ये जो कैप्सिड है बच्चों, कैप्सिड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज कैप्सोमर। उस स्मॉल यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमर। तो ये टबैको मोज़ैक वायरस का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर आप इसका कैप्सिड देखो तो ये कैप्सिड कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। यहां बैक्टीरियोफाज में अगर आप देखोगे इसका कैप्सिड कैसा है, ये यहां पर पॉलीगोनल है और साथ साथ में ये सिलेंड्रिकल है। तो द कैप्सिड कुड बी सिलेंड्रिकल, इट कुड बी पॉलीगोनल और इट कुड बी
कॉम्प्लेक्स, ये टीएमवी है, ये याद रखिएगा, ये टबैको मोज़ैक वायरस है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बैक्टीरियोफाज है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है ये बात? यहां तक आई डोंट थिंक सो आपको कोई डाउट होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी से डिस्कस होता चला जा रहा है। मूविंग फर्दर, वायरॉइड्स की अगर बात करें तो वायरॉइड जो पार्टिकल्स हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट है एंड दे आर इवन स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटे हैं और ये प्लांट्स को डिजीज कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एंड इट वाज फाउंड टू बी आरएनए, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, मतलब वायरॉइड्स जो है ये बेसिकली इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इट लैक प्रोटीन कोड, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, वायरॉइड रख दिया गया। और जो आरएनए भी इनके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स जो है दे आर एंड पॉजिटिव एजेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, नर्व्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, राइट, एंड ये भी वायरस से छोटे हैं साइज में और ये बेसिकली काउ को डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, दैट मींस उनके नर्व्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज, ठीक है। और कैटल के अंदर ये क्या कॉज कर रहे हैं, काउज में बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी विच इज कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, एंड ह्यूमंस में भी ये डिजीज कॉज करते हैं विच इज कॉल्ड एज जेकब डिजीज। सो दिस इज अबाउट प्रियॉन्स। इसके बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल में इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। मूविंग फर्दर, इसमें एक लास्ट चीज अपन यही देख लेते हैं बच्चों, लाइकिन, एनसीईआरटी ने दे रखा है, लाइकिन इज अ symbiotic association between algae and fungi. algae fungi को फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई एल्गी को रॉ मटेरियल और शेल्टर्स प्रोवाइड करता है। एल्गल पार्टनर को यहाँ पर फाइकोबिएंट कहा जाता है और फंगल पार्टनर को यहाँ पर माइकोबिएंट कहा जाता है और दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। यहाँ पर एल्गी को भी फायदा होता है और साथ साथ में फंजाई को भी फायदा होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ पीवाईक्यूज जो कि एनएससी जेएस में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन 2017 का, विच अमंग्स द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनाबीना, पैरामीशियम, यूग्लिना या अमीबा। तो एनाबीना अपन जानते हैं कि ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये प्लांट्स से रिजेंबल करता है, एनिमल से नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पैरामीशियम प्रोटोजोआ है जो कि हेटेरोट्रॉफिक है, तो ये एनिमल्स के सिमिलर हो सकता है पर प्लांट्स के सिमिलर नहीं हो सकता। अमीबा वापस से प्रोटोजोअन ही है, अपन ने डिस्कस किया है कि सूडोपोडिया इसका लोकोमोशन के लिए ये यूज करता है। तो यहाँ पर यूग्लिना जो है ये कैसा न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, तो यहाँ पर यूग्लिना दैट इज ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट से ट्रू फॉल्स लगाते हैं और फिर अपन राइट आंसर पर लैंड अप करते हैं। ऑल नोन वायरसेस कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, तो ये बात फॉल्स है क्योंकि वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होगा। ड्यूरिंग वायरल मल्टीप्लीकेशन अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज प्रोड्यूस्ड इन राइबोवायरस, तो ये बात ट्रू है। राइबोवायरस जो है बच्चों ये एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन करेगा, ठीक है। तो इसमें ये आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है बच्चों तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो होता है ट्रांसलेशन। बट आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे। तो यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगी। ये जो कोविड था, एचआईवी वायरस थे, ये सारे कैसे हैं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस हैं। वायरसेस आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स फाउंड ऑन द प्लैनेट, तो
ना तो ये स्मॉलेस्ट है ना ही ये फ्री लिविंग है, वायरस से छोटे भी प्रियॉन्स हैं, वायरोइड्स है, ये वायरस से भी छोटे हैं, और साथ में फ्री लिविंग नहीं है, वायरस इज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. DNA containing viruses are more susceptible to mutation when compared to RNA containing viruses and hence show very rapid evolution. फॉल्स बात है बच्चों, मतलब ये तो एकदम प्रूफ्ड फैक्ट है कि आरएनए कंटेनिंग वायरस जो होता है दैट इज मोर ससेप्टेबल टू म्यूटेशन, वो बहुत जल्दी अपने स्ट्रेन को चेंज करता है एज कंपेयर टू डीएनए. तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट जो अपने हो गए वो हो गए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो ए, सी और डी हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस. ओके, ट्रू फॉल्स लगाते हैं, फिर आंसर देखते हैं. द प्रोटीन कैप्सिड ऑफ द वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल. ठीक बात है, जो प्रोटीन कोट है वो कभी भी नहीं जाता. अगर मैं एक बैक्टीरियोफाज यहां पर बनाऊं तो यहां से सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है, कभी भी प्रोटीन कोट होस्ट के अंदर नहीं जाता. द जेनेटिक मटेरियल इज ईदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, ये भी ठीक है. द वायरोइन रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली आउटसाइड द होस्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों. एक चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियरली डाल लो, वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. द वायरस रेप्लिकेट्स इन बैक्टीरिया और अदर होस्ट सेल. ठीक बात है, क्योंकि इनको होस्ट चाहिए ही अपने डिवीजन के लिए, बिना होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, is credited with binomial nomenclature of plants and animals. While using binomials, he devised a system of classification of plants. His classification is, तो Carolus Linnaeus जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है इस पूरे पार्ट ऑफ बायोलॉजी पर, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पर. इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया और साथ साथ में इन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डेवलप किया, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस को लिया और उन्होंने क्लासिफाई कर दिया दो ग्रुप्स के अंदर. तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बच्चों is based on morphological characters, few morphological characters. और याद रखना पहला साइंटिफिक वर्क क्या था, एरिस्टोटल ने. ठीक है बच्चों, तो इतने एमसीक्यूज 2017 से 2022 तक पूछे गए थे. तो जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल कंसाइज नोट्स मैंने आपको दिए हैं, उतना आपको एनएससी-जेएस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करिए, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट.